अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में महंगाई और जो हुकूमत के हालिया फ़ैसले हैं उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हमें एहतजाज जो है वो नज़र आ रहा है। और इवन रावलपिंडी के अंदर जो जमात इस्लामी का धरना है वो धरना भी जारी है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो भी जारी है, लेकिन ताहाल उसका कोई हतमी नतीजा जो है वो नहीं निकल सका। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें मुस्बत पेशरफ्त हुई है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं, जैसे ही बिजली के बिल्स आए और जो दीगर फ़ैसलों पर जैसे तनकीद हुई, तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब का भी बयान ये सामने आया कि ख़ास तौर पर जो बिजली के बिल्स हैं उनमें आवाम को रिलीफ देने के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हो रहा है। हुकूमत के ऊपर इंटरनेट का इशू हो या दीगर इशूज़ हों, उन पर बड़ी तनकीद भी हो रही है। पार्लियामान के अंदर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल लाया गया उस पर भी जो सियासी मुखालफिन हैं वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम देखें कि पार्लियामान के अंदर पीटीआई का एहतजाज है, लेकिन पार्लियामान के बाहर भी भूख हड़ताल का सिलसिला जारी। और एक कन्फ्यूजन ये नज़र आ रही है पार्टी के अंदर कि पीटीआई अगर मुज़ाकरात चाहती है तो वो मुज़ाकरात किसके साथ चाहती है। ख़ुद ये भी तासुर दिया जा रहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए रजामंद ना हो, क्योंकि उनका एक अपना नैरेटिव रहा है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी इस हवाले से नाला नज़र आ रहे हैं कि पीटीआई उनके साथ बातचीत कर रही थी और अचानक ये कहा जा रहा है कि वो उनके साथ नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस हैं मौजूदा हुकूमत के लिए। नैयर बुखारी साहब का भी एक बयान है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकील मलिक साहब, सबसे पहले तो मुख्तलिफ तनकीद, मुख्तलिफ फ़ैसलों पर तनकीद हो रही है आपके ऊपर, जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए आप समझते हैं कि वो हो रही है? ख़ुद जो आपकी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी वो भी तनकीद कर रही है कि अगर आपसे हुकूमत नहीं चल पा रही तो फिर आप असम्बलियाँ तहलील कर दें। गुरबानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो देखें, फिल वक्त जो हमने इक़दामात उठाए हैं वो सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। मुस्बत जो एक पिक्चर नज़र आ रही है, जो एक सिचुएशन है उसमें इन्फ्लेशन में जो कमी हुई है, अब ऑब्वियसली वो 11.5% पे इन्फ्लेशन आ गई है 38% से। दैट्स ऑब्वियसली अ गुड इंडिकेटर। उसके साथ आपने देखा पेट्रोल की कीमतें जैसे ही आलमी मंडी में कम होती हैं हम कम कर देते हैं, 8 रुपये अभी पीछे रिसेंटली कम हुए। इसके अलावा जो रिलीफ फ्राहम किया जा रहा है, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी कमी आई है। ये नहीं है कि नहीं हुआ, ये तमाम तर फैक्ट्स हैं कि जो SPI जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स हैं उसमें जो है वो 20% जो है वो पहली दफ़ा 2022 के बाद उसमें वो इन्फ्लेशन की कमी आई और तमाम तर चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आ रही हैं। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 50 अरब का जो एक स्पेशल फ़ंड है वो मुख्तस किया है। जुलाई, अगस्त, सितंबर के जो बिल्स आएंगे, जो 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं सार्फिन, जो कि तकरीबन डोमेस्टिक यूज़र्स आपके 84% हैं, उनको डायरेक्ट फ़ायदा और रिलीफ फराहम किया जाएगा इसी मद में। और उनके जो 3 महीने के ये बिल्स हैं उसमें ये रिलीफ और सब्सिडी जो है उसको लागू करके एडजस्ट किया जाएगा। अब जहाँ पे रिलीफ फराहम करने की बात आती है, दिन रात और शबाना रोज़ जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की मेहनत है आवाम को रिलीफ फराहम करने में और हर किस्म का रिलीफ फराहम करने में, उसमें हम कोशिश हैं और हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश है गवर्नमेंट की कि आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, चीज़ों की कीमतें कम की जाएँ, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड से आपको नज़र आ रहा है, ये खाली दावे नहीं हैं TV पे आके बात करने की, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें, चाहे वो घी हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, उनमें कमी आई है। लेकिन PTI बज़ाहिर एक आपके लिए चैलेंज तो ज़रूर है। हम पार्लियामान के अंदर भी देख रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर उन्होंने भूख हड़ताल एक उन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो क्या हुकूमत उनको इंगेज कर रही है, या ये जो तासुर है कि PTI के साथ और इस्टेब्लिशमेंट का आपस में कोई रब्ता भी हुआ है? आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप समझते हैं कि कोई रब्ता ऐसा हुआ है PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? देखिए, मैं नहीं समझता कि फ़िलवक़्त की मेरी इत्तलात के मुताबिक तो कोई उनका रब्ता नहीं है, और वो रब्ता करने की उनकी बहुत पुरज़ोर और पुरअसरार कोशिश और फरमाइश तो ज़रूर है। तरह तरह के पैगामात भिजवाए जा रहे हैं और तरह तरह के लोगों से पैगामात भिजवाए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने क्लियर कर दिया है, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हमारा सियासत से और सियासत में हमारा कोई रोल नहीं है। आपने बात करनी है
تو آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں. اسی لیے ہم ایک جمہوری جماعت ہونے کے ناطے اینڈ گورنمنٹ آبویسلی اس پہ زیادہ رسپانسبلٹی بھی عائد ہوتی ہے. کرمانی صاحب روز اول سے جب سے یہ حکومت اپنے فارمیشن میں آئی ہم نے ان کو دعوت دی, گائے بگائے ہم دعوت دی, آن ریکارڈ ہیں, ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں آپ مذاکرات کریں, ہم سے بات کریں. انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو ٹاسک کیا کہ آپ جائیں اور بات کریں. اب بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ خود بھی اس بات پہ آگے ہیں کسی حد تک کہ ہم سیاسی جماعتوں سے ہی بات کریں گے, کیونکہ ٹاسک تو دے دیا انہوں نے اچکزئی صاحب کو. اچکزئی صاحب میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کے مذاکرات جس طرح کی ان کی سیاست رہی ہے اور جس طرح کے ان کا نیریٹو رہا ہے, اور اسی لیے مولانا صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں, کیونکہ مولانا صاحب نے بھی آبویسلی دیکھا کہ یہ تو جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتی. لیکن پھر اچکزئی صاحب نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا؟ کیونکہ کچھ خبریں آئی تھیں کہ شاید میاں صاحب کو پیغام پہنچایا گیا ہے, بڑے میاں صاحب کو. دیکھیں اچکزئی صاحب سے ہماری گائے بگائے پارلیمنٹ میں بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے. ایک بات تو ابھی آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی ڈیفینس منسٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ اچکزئی صاحب نے کنفرم کیا کہ ایسی جو کوئی بات ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے والی, میں اس سے معذرت کروں گا. اور یہ آئی آن ریکارڈ بات ہے, ان کی ٹویٹ ہے, آپ وہ دیکھیں کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا اور انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی میں تو اس پروسیس کا پارٹ نہیں بنوں گا. سیاسی جماعتوں کی حد تک جو ہے وہ اوبویسلی بات چیت ہونی بھی چاہیے اور بات چیت کرنی بھی چاہیے. لیکن بیرسٹر صاحب پی ٹی آئی تو یہ بھی تنقید کر رہی ہے نا کہ ایک طرف آپ ان کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں, دوسری جانب آپ ان کے رہنما جو ہیں ان کو گرفتار بھی کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کس طرح کی دعوت ہے؟ نہیں گرمانی صاحب, میں بڑا کلیئر ہوں اس میں. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ملک دشمن, کوئی ڈیجیٹل دہشت گردی, کوئی ملک کے خلاف جو اقدامات اٹھائے, خواہ وہ سیاسی جماعت ہو یا کوئی انڈیویجول ہو, اور اس میں ایسا مواد ان کے پولیٹیکل سیکریٹریٹ سے ملے, ان کے پارٹی کے لوگوں سے ملے, خواہ وہ لیڈرشپ ہو یا ان کے ورکرز ہوں, آئین اور قانون کے مطابق تو اگر کوئی ملک کے خلاف کانسنٹریٹڈ کیمپین چلائے گا تو اس کے خلاف قانون تو حرکت میں آئے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیکریٹریٹ سے کیا ملا آپ کو؟ سیکریٹریٹ سے جی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کے جو تانے بانے جو ان کے پاس وہاں پہ ایک پورا میڈیا کا ایک سیٹ اپ تھا, وہاں پہ کافی چیزیں ریکور, کافی آبجیکشنیبل مواد وہاں سے ریکور ہوا ہے جو کہ ملک کی سالمیت کے خلاف استعمال ہو رہا تھا. اور نہ صرف وہ, اور ملک کو لٹرلی ایک کانسنٹریٹڈ کیمپین جو کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے لیے جو انہوں نے مواد تیار کیا تھا, اور جو کہ گائے بگائے یہ ڈسیمینیٹ بھی کرتے رہے ہیں مختلف پلیٹ فارم سے, اور عوام کو جس طرح انہوں نے گمراہ کیا 9 مئی آپ کے سامنے, اس کے بعد سے ایک تیزی آئی اس کیمپین میں, اور پھر کیا کیا ٹویٹس کی گئیں, پھر کیا کیا جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ کی گئی, اور کہاں کہاں جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹس ہوئیں اور قراردادیں پاس کروائی گئیں, پھر میٹنگز کی گئیں. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے خلاف ایک پاکستان مخالف ایجنڈے پہ جو کام کیا جا رہا تھا وہ تمام تر چیزیں. لیکن بیرسٹر صاحب اس وقت جو عدلیہ اور حکومت کو اگر ہم دیکھیں تو پارلیمان کے اندر آپ بل بھی لائے ہیں, اس بل کے بعد بھی تنقید ہو رہی ہے نون لیگ کے اوپر, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت عدلیہ اور حکومت کے درمیان ایک تناؤ جیسی صورتحال ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان کوئی وہ ایٹ آڈز ہیں یا کوئی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. پارلیمان سپریم ہے اور پارلیمنٹ کی ایکسکلوسیو ڈومین ہے کہ وہ لیجسلیٹ کر سکے. بالکل آئین کی تشریح کرنا, قانون کی تشریح کرنا, یہ عزت مآب جج صاحبان کا کام ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, بات یہ ہے کہ اگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ بھی انسان ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی قانون کی تشریح کرنے میں کوئی غلطی برتی ہو. آج ہی 2 جج صاحبان جو 13 ممبر بینچ تھا ان کا آپ اختلافی نوٹ جو ہے وہ اٹھا کے دیکھیں, وہ اس کیس پہ ایک اور اس کے ڈیسیجن پہ جو میجورٹی ڈیسیجن ہے اس پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تو پھر آئین کو سسپینڈ کرنا پڑے گا, آئین کے جو سرٹن آرٹیکلز ہیں, خواہ وہ 51 ہو, خواہ وہ 63 ہو, خواہ وہ 106 ہو, یا ایون کہ الیکشن ایکٹ کی جو آپ نے دیکھیں کہ جو شکیں جس طرح اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی, جس طرح اس کی تشریح کی گئی, یہ تو انہوں نے کہا کہ نہ تو پی ٹی آئی فریق تھا, اور بہت دیر بعد جا کے کیونکہ انہوں نے پٹیشن فائل کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم آفیشیلی تو نہیں پٹیشن آپ کی فائل اس میں ہوتے, لیکن ہم آپ کو سن لیتے ہیں, اور ان کو سنا گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے سنی اتحاد کاؤنسل تھا, سیٹ وہ گیا الیکشن کمیشن کے پاس, اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ, پھر ہمارے پاس آیا. ہماری تو سمجھ سے یہ دونوں عزت مآب جج صاحبان
इन्होंने कहा कि हमारी समझ से बालातर है कि जो कानून में चीज़ मौजूद ही नहीं है तो वो किस तरह दे दिया रिलीफ, जो मांगा नहीं गया, जो हमारे सामने नहीं है, ये कैसी तशरीह की गई। और वो 15 दिन, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है गुरमानी साहब कि वो 15 दिन भी गुजर चुके जो 15 दिन दिए गए थे, जिसका आइन और कानून में कोई तस्करा और जिक्र ही नहीं है। 3 दिन का जिक्र है कि 3 दिन के अंदर किसी एक सियासी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसने ज्वाइन करेगा आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन 15 दिन दिए गए। दे दी आपने 15 दिन, जिस किस्म की तशरीह आपने की वो कर दी, लेकिन वो 15 दिन भी गुजर गए और फैसला नहीं आया। हाँ, लेकिन आप क्या समझते हैं फिर ये कहाँ पर ये नतीजा क्या निकलेगा इस केस का? क्योंकि 2 जजेस का मेरा ख्याल है कि आईनी और कानूनी तौर पर अगर देखें तो लार्जर बेंच का फैसला है, उसमें ये मैटर किस हद तक करता है? ये इख्तलाफी नोट है, ये ऑब्वियसली माइनॉरिटी व्यू है, लेकिन मैं समझता हूँ सेंसिबल व्यू है। हाँ। ये सैनिटी प्रिवेल कर रही है इस तमाम तर चीज़ में कि आइन और कानून की तशरीह उसी के मुताबिक की जाए। ये तो एक आपने अक्सर सुना होगा कि रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि ये तो ऐसी एक तशरीह कर दी कि जिसे हमारी भी वो समझ से बालातर है। लेकिन बैरिस्टर साहब, अब अचानक हुकूमत को ये कैसे ख्याल आया कि ये बिल लाया जाए कि 3 रोज़ के अंदर या मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अगर आज़ाद अरकान शमूलियत इख्तियार करते हैं तो करें, अदरवाइज़ नहीं कर सकते? क्या ये आपकी कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं होगी? मैं नहीं समझता। आइन और कानून में सिर्फ जो एक कदगन है वो ज़ाब्ता फौजदारी के हवाले से है कि क्रिमिनल लॉ अगर होगा उसमें आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरत थी इसमें इसको क्लैरिफिकेशन की, और इसमें जो सर्टन आर्टिकल्स हैं और कानून है आपका इलेक्शन एक्ट, उसमें वाज़े तौर पे एक क्लैरिटी की ज़रूरत थी। और ये पार्लियामान बाय बीइंग सुप्रीम और हैविंग द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस, तो हमने ये तरमीम लेके आए हैं ताकि कम से कम फ्लोर ऑफ द हाउस से जिसका जो काम है हमारे अगर डोमेन में ट्रांसग्रेस करके कानून और आइन नए सिरे से उसके इंसर्शन अगर करने कोई जाता है तो वो फिर हम काबिल बर्दाश्त नहीं है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अकील मलिक साहब, हमने देखा कि हाल ही में आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दीगर जो आपके अरकान हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख़ास तौर पर PTI के ऊपर पाबंदी के मामले पर, और ये कहा गया कि आपके पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उस मौजू पर अब गुफ्तगू नहीं हो रही। आप क्या समझते हैं कि PTI के ऊपर पाबंदी का फैसला क्या मौखर हो चुका है? नहीं, फैसला मौखर नहीं हुआ गुरमानी साहब, फैसला अभी भी वेरी मच अंडर कंसिडरेशन है। और उसकी वजह ये बताऊं कि ये तमाम तर मवाद जो इनके पॉलिटिकल सेक्रेटेरिएट से मिला है और डिजिटल दहशतगर्दी, नहीं मैं उसी से बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने देखा, आपने ऐलान पहले किया और रिकॉर्ड बाद में अमेरिकी पार्लियामेंट में, आपको याद होगा मैंने उस टाइम भी जो है एक प्रेसर किया था और मैंने कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ ये पार्टी इस्तेमाल हुए जा रही है। इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की, इन्होंने PR फर्म्स हायर की, और उसके बाद ना सिर्फ इन्होंने वहाँ पे करारदाद मूव की बल्कि यहाँ पे इस पार्लियामेंट में इन्होंने उस करारदाद जो कि हमने अपनी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के इन फेवर हमने यहाँ पे करारदाद मूव की, उसकी मुखालफत भी की। ठीक है मलिक साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेके बाद हम इसी सवाल से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन, बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, हम यही बात कर रहे थे कि PTI के ऊपर पाबंदी का आपने ऐलान पहले किया, सबूत बाद में आपके पास आए, फिर हमने ये भी देखा कि ये एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि जब इदारे समझेंगे तब PTI के ऊपर पाबंदी लगेगी। तो PTI के ऊपर पाबंदी का फैसला आप लोगों का है या फिर इदारों का फैसला है? देखिए, इदारे की जहाँ तक एहसन साहब ने बात की, पहली तो बात है मेरा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है। मैं एक जमहूरियत पसंद होने के नाते, एक सियासी वर्कर होने के नाते, मेरी तो कभी भी ख्वाहिश नहीं होगी कि किसी भी सियासी जमात पे या किसी सियासी शख्स पे कोई पाबंदी लगे। लेकिन ये बात करने के साथ ही एक सियासी जमात जो कि सियासत का लिबादा तो उड़ी हुई है गुरमानी साहब, लेकिन उनका तर्ज़ सियासत जो है, बल्कि तर्ज़ सियासत से तो लाख इख्तलाफात, लेकिन अगर मुल्क के ऊपर जो है वो एक ऐसी मुल्क के ख़िलाफ़ एक कॉन्सनट्रेटेड कैंपेन इस्तेमाल करें तो फिर सियासी जमात को भी सियासत के मैदान में होने का कोई हक़ नहीं है। जहाँ तक बात की एहसन इकबाल साहब ने बिल्कुल ठीक बात की। इसका एक प्रोसीजर इन वोग है और उसमें बेसिकली होता क्या है कि आप ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गुजारिशात होती हैं। अगर कोई ऐसा एविडेंस आया, जो कि काफ़ी एविडेंस मैंने आपको कहा कि काफ़ी मवाद तहवील में ले लिया गया है इनके सेक्रेटेरिएट से भी, और उससे पहले क्योंकि काफ़ी टाइम से ये डिजिटल दहशतगर्दी और मुल्क के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन चलाई जा रही थी, कॉन्सनट्रेटेड कैंपेन, वो उसमें शवाहिद और सबूत जो हैं वो मुल्क के अंदर से और मुल्क के बाहर से बड़े
क्रेडिबल एविडेंस हमें मौसूल हुआ है और मिला है। जिसको अभी ऑब्वियसली हुकूमत पाकिस्तान ने अपने तहवील में लिया है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। देखें, वेस्ट के ममालिक हैं, मैं उसमें ये कहूँगा कुछ आपके हमसाया ममालिक में से भी आपको मिलता है कि जहाँ से इनकी पुश्त पनाही होती है, जहाँ से, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो वेस्टर्न ममालिक हैं जहाँ से इनको एक बड़ा इनका साइजेबल सपोर्ट मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ गुरमानी साहब, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह एहसन साहब ने कहा कि ये एक मामला है और ये फिर इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट, हमने रेफरेंस बना के भेज देना है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड करना है कि इस पे पाबंदी लगेगी कि नहीं लगेगी। हमारा काम है कि हम जो एविडेंस मिला है, जो एक अगर उसकी क्रेडिबिलिटी है, हम रेफरेंस बना के भेजें तो पाबंदी जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं। लेकिन अगर पीटीआई आपके साथ मुज़ाकरात पर रजामंद हो जाती है, मुज़ाकरात की टेबल पर अगर वो आते हैं, तो क्या फिर हुकूमत अपने फैसले पर नज़रसानी कर सकती है? नहीं, हम ये नहीं कह सकते। जहाँ पे देखें मुल्क आता है ना, मुल्क की सालमियत, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी, मुल्क का इंटरेस्ट, वहाँ पे कोई सियासत, कोई सियासी जमात और कोई सियासी शख्सियत मायने नहीं रखती। अच्छा मलिक साहब, आखिर में ये बताएं कि मुल्क में इंटरनेट का बड़ा मसला चल रहा है, बड़ी तनकीद भी हो रही है, क्या हुकूमत चाहती क्या है, कौन सा निज़ाम आप चाहते हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? देखें, मैं ख़ुद बजाते एक इंटरनेट यूज़र होने के नाते और सोशल मीडिया यूज़र होने के नाते मुझे भी बड़ी इश्यूज़ आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा एक बिगर पिक्चर में देखना है। तुर्की में 2 दिन पहले आपको पता है कि उन्होंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया और कोई वजह नहीं दी। इसी तरह व्हाट्सएप जो है वो दुबई में भी उसकी कॉल्स नहीं चलती, चाइना में भी व्हाट्सएप नहीं चलता। मतलब ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आपको रेगुलेट करनी है। अब इशू ये है कि एक्स के लिए और इंटरनेट के लिए अगर बात की जा रही है, तो एक्स की मैं अगर बिलखसूस बात करूं तो वहाँ पे उनसे बातचीत चल रही है और वो अपने ऑफिसेज यहाँ पे अगर इधर की जुरिस्डिक्शन पे वो अपने आप को लेके आते हैं पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में, तो उनसे कोई मामलात नहीं है। अदरवाइज बंद रहेगा। फिल वक्त तो यही नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह एक्स का बेदरेग इस्तेमाल करके डिजिटल दहशतगर्दी को फ़रोग मिल रहा है, वो आपके सामने हो। मेरे तो क्या फायरवॉल की तनसीब के हवाले से बताएंगे कि वो तनसीब हो चुकी है या क्या स्टेटस? जी, अभी चल रहा है, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है और आईटी से रिलेटेड इतने कोई मामलात में उसमें ना तो देखता हूँ, ना ही मेरा कोई उस तरह उसमें इनपुट होती है। तो वो मामला चल रहा है। किस करवट वो बैठता है, ये क्या मामलात होते हैं, ये चलें, ठीक है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बैरिस्टर अकील की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद हो रही है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, किसके साथ चाहते हैं, फिर पार्टी के अंदर जैसे शेर अफजल मरवत साहब की बुनियादी रुकनियत ही ख़त्म कर दी गई, तो उसके बाद अब मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद जो इस वक्त PTI का अपना नैरेटिव है, शायद उस पर जो अचकज़ई साहब हैं वो भी अमल दरामद ना कर सकें। तो इसी मामले पर हम बात करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन करें। आमदीद नाज़रीन, बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के हवाले से बातें चल रही हैं और जो उन्होंने भूख हड़ताल एक पार्लिमान के अंदर और बाहर जो एहतजाज के हवाले से PTI की स्ट्रेटजी है, और फिर जो मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब हमने देखा है कि पार्लिमान के अंदर भी आपका एक एहतजाज चल रहा है, भूख हड़ताल जो है वो वहाँ पे भी जारी है, बाहर भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ चीज़ें, वो जमात इस्लामी हो, मौलाना साहब हों, उनके साथ भी आपके राब्ते जारी हैं। कोई पेशरफ देख रहे हैं इतने अरसे में कि कोई बात आगे बढ़ी हो, कोई रास्ता, कोई वे आउट आपको नज़र आ रहा हो? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पेशरफ तो अगर आप इसको इस तनाज़ुर में देखें कि इमरान खान साहब की रिहाई हो, तो अभी तक उसमें तो कोई ख़ास पेशरफ नहीं है। लेकिन उसके लिए जो एक पब्लिक प्रेशर डेवलप करना है, अवामी प्रेशर डेवलप करना है और उस पर अपनी सियासी जो एक अपना मौक़िफ़ रखना है पुरज़ोर तरीके से, उस पर तो काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से काम हो रहा है। मुज़ाकरात पे बात होती है, रुक जाती है, ये वाला टॉपिक भी है। लेकिन हमारे जो अलाइज़ हैं, जिनके साथ सियासी तौर पे हम नज़दीक हैं या जो हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उनसे भी गुफ्तगू होती रही हैं। पार्लिमान के अंदर जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया कि वहाँ एहतजाज भी है और पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी अपना मौक़िफ़ पुरज़ोर तौर पे रख रहे हैं। एक चीज़ जो लैकिंग है वो ये है कि पंजाब में बड़े पैमाने पे इस वक्त
पब्लिक प्रोसेशन वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हमने कुछ बड़े जलसे किए हैं और इस सिलसिले में पीर वाले दिन 5 अगस्त को जिस दिन जनाब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन के हवाले से एक बहुत बड़ा जलसा मुल्की लेवल का हम करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे मुल्क से हम अपने वर्कर, वोटर, सपोर्टर को हमने जो है दरख्वास्त की है कि वो उसमें शिरकत करें इमरान खान साहब के नाम पे। नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है, खान की पुकार। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ तो हमारी हैं, लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि पंजाब में फस्तायत का अपने उरूज पे है और वहाँ जुल्म का बाजार गर्म है। अभी भी हमारे एमएनए मिसिंग हो गए हैं, पुलिस के अपने हिसार से, उनकी हिरासत से मिसिंग हो गए हैं हाजी इम्तियाज साहब। तो इस तरह की चीज़ों के बावजूद तहरीक इंसाफ अपनी कोशिश कर रही है। अच्छा, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, अब आपको याद होगा कि जब पीटीआई के ऊपर पाबंदी की बात आई तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ बयानात आ रहे थे, तो कहा जा रहा था कि शायद खुद मुस्लिम लीग नून भी कन्फ्यूजन का शिकार है और पीपल्स पार्टी भी। इसी तरह पीटीआई के ऊपर भी तनकीद की जा रही है। जब मुज़ाकरात की बात आती है तो ये तनकीद होती है कि पीटीआई के अंदर शायद कन्फ्यूजन है कि पीटीआई मुज़ाकरात चाहती किसके साथ है। आप वाकई समझते हैं कि पीटीआई के अंदर इस मामले पर कन्फ्यूजन है, या आप समझते हैं कि नहीं, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि आप किसके साथ मुज़ाकरात चाहते हैं? हुकूमती दोनों जमातों में, पीपल्स पार्टी में ज़्यादा और मुस्लिम लीग नून में कम, लेकिन नून में भी बहुत से आवाज़ें ऐसी थीं जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात पे पाबंदी के हक़ में नहीं है। जिन लोगों ने माजी में जेलें काटी हैं और जिन लोगों ने डिक्टेटरशिप्स का मुकाबला किया है और जो डेमोक्रेट्स हैं, जो जमहूरियत पसंद हैं, वो इस चीज़ के हक़ में नहीं थे और आखिर को वही हुआ। वो नहीं हुआ क्योंकि जब आप एक जमात को बंद करते हैं तो ये एक सिलसिला है जो चल पड़ता है, फिर एक के बाद दूसरी जमात और फिर तीसरी, और ये सिलसिला फिर रुकने में नहीं आता। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि थोड़ा सा इस सिलसिले में मुख्तलिफ बयानात आते रहे हैं, लेकिन मैं चूँकि इस पूरे अरसे में इमरान खान साहब से मुस्तकिल मिलता रहा हूँ, खासकर इलेक्शन के बाद, तो एक चीज़ मैंने मुस्तकिल तौर पे देखी है वहाँ कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है, लेकिन वो मीनिंगफुल मुज़ाकरात की बात उन्होंने की, बारहा की, कि अगर बैठें तो फिर उसका कोई नतीजा भी निकले। दो बुनियादी नुकात पे वो बात करना चाहते हैं। असीरान की जो कैदी हैं, ख़वातीन व हज़रात, जिसमें इमरान खान साहब भी हैं, लेकिन वो अपना नाम ज़ाहिर है खुद तो कभी ना लेते हैं, ना उनको लेना चाहिए, वो हमारा काम है। तो कैदियों की रिहाई और जो हमारा जीता हुआ मैंडेट है, जिसमें से आधा हमसे छीन लिया गया, उस मैंडेट की फॉर्म 45 की सीट पे जीती हुई सीटों की वापसी। अब उस सिलसिले में अली मोहम्मद खान साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन खान साहब क्या चाहते हैं? खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? अली मोहम्मद खान साहब, देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा था, इमरान खान साहब ने बारहा ये बात की है कि हुकूमत के पास इख्तियार है। अगर हुकूमत के पास इख्तियार है तो क्या वो अपने खिलाफ फैसला दे पाएगी कि हाँ, हम फॉर्म 45 पे आके बैठे हैं, हमारे पास मैंडेट नहीं है? बड़ा मुश्किल लगता है। मुज़ाकरात हमेशा सियासी क़ुव्वतों के बीच में ही होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ आपका एक राब्ता हो सकता है, एक इंगेजमेंट हो सकती है कि अगर कोई गलत फहमी है तो आपके किसी शख्स ने बात कर दी कि ऐसा नहीं, ऐसा है, या अगर उधर से कोई इशू है तो आपके किसी जिम्मेदार शख्स ने बता दिया कि नहीं, इस तरह मामला नहीं है। इस तरह कुछ कन्फ्यूजन्स तो बहरहाल हैं, लेकिन मुज़ाकरात तो सियासी जमातों के बीच में होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमात के बीच में मुज़ाकरात तो आइन के अंदर इस तरह की कोई उसकी वो चीज़ नहीं है। वो एक एंगेजमेंट हो सकती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की कोई संजीदा कोशिश भी नहीं की गई। और अगर आप मेरे से पूछें तो ये फॉर्म 45 वाला मसला सियासी जमातों के बीच में मुझे लगता है मुश्किल से हल होगा। इसको सुप्रीम कोर्ट से ही हल कराना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इन पेपर्स का जो फॉर्म्स हैं उनका जायज़ा ले, उस पर एक जुडिशल कमीशन बने। मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत लंबा चौड़ा मामला है, मेरे ख्याल में महीने में निबट जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। अगर इस पे सो मोटो या जुडिशल कमीशन जो बन जाता है, उसी से कोई हल निकल सकता है। असीरान की रिहाई में, कैदियों की रिहाई में अलबत्ता हुकूमत किरदार अदा कर सकती है, अगर वो समझती है कि बहुत हो गया दीवार से लगाना।
लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, अब जिन सियासी जमातों के साथ आप बैठने की बात कर रहे हैं उसमें तो 3 बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM। उन तीनों जमातों के हवाले से PTI का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इनके साथ बातचीत नहीं होगी। तो अब अगर आप कह रहे हैं कि सियासी जमातों के साथ ही मुज़ाकरात होते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि PTI इन तीनों जमातों के साथ भी बैठने के लिए तैयार है? ज़ाहिर है जिससे आपका मसला होता है, बात तो उसी से होती है। अब अगर हम अपने एलाइज जिसमें MWM आती है या जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आती है, उनके साथ बैठ के तो हम पूरा दिन बैठ के उसका रिजल्ट तो नहीं निकलेगा। मुज़ाकरात तो आपने उसी से करने हैं, आपका मसला। लेकिन इसी के साथ साथ अब जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं अली मोहम्मद खान साहब, आपने मुज़ाकरात की बात भी की, वज़ीर आज़म साहब ने भी 2 मरतबा ऐवान के अंदर खड़े होकर ये बात की, दावत दी, इवन जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये बात की थी। अब ये अगर बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ता तो आपकी नज़र में फिर PTI के पास आखिरी ऑप्शन क्या होगा? कितना आप इंतज़ार करेंगे और आखिरी ऑप्शन आपके पास क्या होगा? पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात होनी चाहिए और मसले का हल निकलना चाहिए। मेरे ख्याल में जो मेरे जो जहन में एक चीज़ है कि जिस तरह हो सकता है कि मुज़ाकरात की इब्तिदा सियासी जमातों से हो और फिर वो इस बात पे एग्री करें कि जहाँ तक असीरान की रहाई है, जो गलत केसेस बने हैं उनको वापस किया जाए। क्योंकि ज़ाहिर है 200-250 केसेस अगर आप किसी बंदे पे बनाएंगे, 40-45 FIR किसी एक शख्स पे काट देंगे, तो वो कोई ऐसा तो नहीं था कि रातों रात दहशतगर्द बन गया। साफ ज़ाहिर है पॉलिटिकल केसेस हैं, तो उसमें वो एक वे आउट दें और अपना गलती तस्लीम करें कि हमें ये जुल्म नहीं करना चाहिए था, हमें इस तरह FIR नहीं काटनी चाहिए थी। और दूसरा जो उसका अहम तरीन नुक्ता है मैंडेट की वापसी, उस पर अगर हुकूमत और अपोजिशन इस बात पर एग्री कर जाती है, ठीक है, हम आपस में नहीं लड़ते, हम एक दूसरे के गिरबानों से हाथ निकालते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं कि आप इसका फैसला करें, वो एक रास्ता जो है वो बन सकता है। आपने पूछा कि हमारे पास क्या ऑप्शन है अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती। देखें, हम तो एहतजाज करेंगे, लेकिन उसका नुकसान मुल्क को होता है कि अगर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो अमन व अमान की सूरत हाल भी आपके सामने है और जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी मईशत की दिगरगूज सूरत हाल है, वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान के मफाद में ये है कि इस सियासी जो माहौल है, जो अबतरी की सूरत हाल है, इससे मुल्क को निकाल के इन मामलात का हल निकले और मुल्क एक मजबूत डगर पे चले। क्योंकि बहुत मसाइल का सामना है। हमारे पड़ोस में आपने देखा ईरान में किस तरह से अटैक हुआ है, तो क्या वो अगर वहाँ कर सकते हैं तो ये मुहिम जो वो पाकिस्तान में नहीं कर सकते? पाकिस्तान क्या खतरे से पाक है? क्या हमें इस वक्त मुल्क की सिक्योरिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए? उसके लिए ज़रूरी है कि हम आपस में सियासी इख्तिलाफ भी रखें, लेकिन मुल्क मजबूत से मजबूत तर हो, फौज और अवाम के बीच में कोई फासला, सियासी जमात और फौज के बीच में कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके लिए टेबल पर बैठना पड़ेगा। जितना रोडों पे मसला जाएगा, मामला खराब होगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ ही हैं, हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अली मोहम्मद खान साहब, अभी ये जो बातचीत, अगर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आपकी नज़र से गुजरा हो तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ साहब से उनकी मुलाकात हुई थी और उस वक्त उनको एक पेशकश की गई थी कि वो हुकूमत बना लें, पंजाब में भी और फिर बाद में वफाक में भी। तो क्या उस वक्त तो एक तासुर ये था कि PTI के जनरल फैज़ साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बाजवा साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या बाजवा साहब के साथ साथ आप समझते हैं कि जनरल फैज़ साहब के साथ भी PTI के मामलात उस वक्त बिगड़ चुके थे? दो बातें हैं। पहला तो इसका जवाब तो फैज़ साहब ही दे सकते हैं। मैं उस वक्त खान साहब के करीब तो नहीं था, जाहिर है मैं काबीना का हिस्सा एक तरह से था एज अ स्टेट मिनिस्टर, लेकिन जो टॉप लेवल की फैसला साजी है उसमें शायद इतना नहीं था। तो मुझे ये नहीं पता कि फैज़ साहब या बाजवा साहब की उस वक्त खान साहब के बीच में क्या सूरत हाल थी। लेकिन मैं तो जब भी काफ़ी आखिर वक्त तक मैं देखता रहा कि एक कोऑर्डिनेशन थी, वो आते थे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ उनकी अच्छी मीटिंग्स होती थी। ज़ाहिर है हम उसका ज़्यादा हिस्सा तो नहीं होते थे, लेकिन टॉप लेवल पे PM की और आर्मी चीफ की जो मीटिंग्स होती थी वो तो रेगुलरली होती रही। लेकिन उस पर कमेंट वो खुद ही कर सकते हैं क्योंकि जिनके बारे में ख्वाजा साहब ने बात की है। लेकिन मैं इस पर एक दूसरी बात भी करूँगा। माजी में जो हुआ ताल्लुक अच्छा था, बुरा था, जो भी था, दैट इज़ पास्ट। वी कांट लिव इन द पास्ट। हम माजी में नहीं जिंदा रह सकते। हमारी ये नस्ल जो जवान हो रही है और आगे आने वाली है वो हमें देख रही है कि हम उनको कौन सा पाकिस्तान देते हैं। इस वक्त ज़रूरत है कि अपनी गलतियों से सीखा जाए और ये मुल्क कोई हमारी सियासी जागीर नहीं है।
نہ یہ 25 کروڑ عوام ہماری کو رعایا ہے کہ ان کو لڑا کے یا ان کے سر پہ ہم حکومتیں بناتے ہیں. اصل میں تو ساری گیم عوام کے لیے ہے نا, ہونی ایسی چاہیے. یہ ساری سیاست پاکستان کی عوام کے مفاد میں ہو, تو یہ لڑنے جھگڑنے سے بہتر ہے کہ ان مسائل کا سیاسی طور پہ حل نکلے. جس کا مینڈیٹ ہو اس کو واپس کیا جائے اور ملک بالکل سٹینڈ سٹل پہ ہے. کوئی لڑائی والی زمین پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا, لڑائی والے گھر میں کوئی جا کے بیٹھنا نہیں چاہتا. کسی شہر میں لڑائی ہو لوگ وہاں سے دور بھاگتے ہیں, کسی ملک میں لڑائی ہو, کسی ملک میں افراتفری ہو. بالکل. آپ مجھے لیکن علی محمد خان صاحب, ابھی آپ نے مولانا صاحب کو بھی انگیج کیا. ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما مولانا صاحب کے گھر پر گئے, وہاں پر مذاکرات ہوئے, کمیٹیاں بنی. لیکن کل کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا اور انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی ایک طرف ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, کمیٹی بن چکی ہے اور تمام جو تجاویز ہیں وہ بھی تیار کر لی گئی ہیں, اور اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی شاید پنڈی کے ساتھ مذاکرات چاہتی ہے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر پنڈی کے ساتھ مذاکرات چاہتی ہے تو ہمارے ساتھ مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ کامران مرتضیٰ صاحب نے گفتگو کی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مولانا صاحب اس بات پر نالاں ہوں گے؟ دیکھیں, تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے. ہم مختلف سٹیک ہولڈرز سے بات کریں, اس میں سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے جو ایلائز بن سکتے ہیں وہ بھی ہیں, ہمارے مخالف سیاسی جماعتیں ہیں, اور کسی کنفیوژن یا غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی ہماری انگیجمنٹ ہوتی ہے کہ معاملات بہتر ہوں, ڈیل نہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے حکومت میں آنے کے خواب نہیں دیکھ رہے. آلریڈی قوم ہمیں مینڈیٹ دے چکی ہے. لیکن کوئی غلط فہمی اگر ہے, کوئی معاملات کی بہتری کا کوئی راستہ نکلتا ہے, پاکستان کے مفاد میں پاکستان کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے ہمیں ہر کسی سے بات کرنی ہے. ہاں, وہ ایک چیز ہے کہ اگر ہماری ٹرمز آف انگیجمنٹ وہ فکس ہوتی ہیں جمیعت علماء اسلام مولانا صاحب کی جماعت کے ساتھ, اس ٹرم آف انگیجمنٹ میں کیا نکات ہوں گے, اگر اس سے خدا نخواستہ پی ٹی آئی پیچھے ہٹتی ہے پھر بات ہوگی. لیکن اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے آج تک انگیج کیا ہی زرداری صاحب اور مولانا اپنا میاں نواز شریف صاحب سے ہے, اور وہ ہمیشہ مولانا صاحب کو بیچ رستے چھوڑ کے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. ان کو یہ فکر ہے, فکر نہ کریں, ادھر عمران خان ہے, وہ انشاءاللہ جب ہاتھ ملائے گا تو پکا ملائے گا. لیکن اب علی محمد خان صاحب, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں نیر بخاری صاحب, ان کا بھی بیان ایک سامنے آ رہا ہے کہ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو خطرہ ہے یا وہ معاملات نہیں چلا پا رہے تو پھر وزیر اعظم کو اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جو مہنگائی ہے, جو دھرنا اس وقت پنڈی میں جاری ہے, کوئی آنے والے دنوں میں آپ کوئی ایسی صورتحال دیکھتے ہیں کہ حکومت شاید اسمبلیاں تحلیل کرنے کی طرف جائے؟ 2002 سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ باوجود مشکل ترین حالات کے بہت زیادہ چیلنجز کے 5 سالہ پارلیمان میں اپنی مدت پوری کی ہے. اس میں وزرائے اعظم بدلے ہیں, لمبی تفصیل ہے, وقت لگ جائے گا اس پہ. جمال صاحب اور ترین صاحب جو آئے تھے, اور شوکت عزیز صاحب میرے خیال میں نام تھا ان کا. اس کے بعد میاں صاحب کی اپنی حکومت میں, ان کے بعد خاقان صاحب آئے, بیچ میں بھی گیلانی صاحب, اور اس کے بعد راجو صاحب آ گئے. ہمارے دور میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت ختم ہو گئی لیکن ٹرم پارلیمان کی پوری ہوئی. تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ پارلیمان جو ہے وہ اپنی ٹرم پوری کرے, اور اس پارلیمنٹ کے اندر جس کا مینڈیٹ ہو اس کو ملے, تاکہ بار بار عوام بھی الیکشن کے اس لمبا پروسیس ہے, اس میں خرچہ ہوتا ہے, بہت تکلیف سے گزرتی ہے پوری قوم اس الیکشن میں. تو اس کی بجائے چینج آف گارڈز ہو کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیں, اگر ہمارا ہے تو ہمیں دیں, اس کو دیا نہیں ہے تو اس کی تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. لیکن علی محمد خان صاحب, اب آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو فارورڈ بلاک کی باتیں کی گئیں, اختلافات کی باتیں کی گئیں, پھر آپ لوگوں نے ان کی تردید بھی کی, مختلف بیانات آئے. لیکن اب جو کل ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا شیر افضل مروت صاحب سے کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو الزامات, جن الزامات کو بنیاد بنا کر ان کی رکنیت ختم کی گئی ہے یا پارٹی سے نکالا گیا ہے, وہ کافی ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب مشکل وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے. دیکھیں, ایک بات تو ثابت ہوگی نہیں, کافی عرصے سے فارورڈ بلاک ہے, فلانا ہے, یہ ہے, وہ ہے. آپ نے کوئی فارورڈ بلاک دیکھا؟ کوئی فارورڈ بلاک نہیں. ایک ہی بلاک ہے, میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں تحریک انصاف میں, وہ عمران خان بلاک. عمران خان صاحب اس وقت ایک سچویشن ایسی ہے, پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں کہ جب بھٹو صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے,
वो जब हयात थे, या उनके बाद उनकी साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो शहीद वो भी जब हयात थी, तो आपने देखा कि बड़ा लीडर जब हो तो किसी या तो कोई बहुत बड़ा उसूली मौक़िफ़ हो, उस पर अगर आप इख्तिलाफ करते हैं तो फिर आपकी बात में वज़न होता है। अदरवाइज़ बड़ा लीडर जब तक जिंदा है, हयात है, बानी चेयरमैन है, तो उसमें फिर ब्लॉक बनना मुश्किल होता है। आपने देखा भुट्टो साहब के जिंदा होते हुए कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। बेनज़ीर शहीद जब जिंदा थी, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश हुई उस जमाने में मुक़्तदरा की तरफ से, और आपने देखा कि वो जो एक कोशिश हुई थी, एक शेरपाव ग्रुप बन गया था। मोहतरम शेरपाव साहब हमारे वज़ीर आला रहे खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी आपने देख ली सियासत कहाँ चली गई। तो इसी तरह इंसाफ इमरान खान साहब सुप्रीम लीडर हैं, तो किसी बगैर बड़े किसी वजह के अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सियासी तौर पे खुदकुशी है। अब जब मरवत साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत देर रात मैंने भी नोटिफिकेशन नज़र से गुजरी। मेरे ख्याल में पार्टी का इंटरनल मामला है, इसको पार्टी लीडरशिप इसको देखेगी। मैं तो इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन बस इतना कहूँगा कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आबादी के लिहाज से जो है, हमें कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने दी। हमारे एमएनएस को अगवा किया जा रहा है, हमारे एमएनएस को उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है कि आप इन 41 एमएनएस को अलाउ करें कि वो अपनी मर्जी से अपना वोट डाल सकें, अपना मैंडेट दे सकें, जिस भी जमात में उन्हें जाना है एफिडेविट दे दें। तो ऐसे हालात में मेरे हमारी जमात को इत्तेफाक व इत्तेहाद की जरूरत है, और उस पर हम फोकस करेंगे। पार्टी का एक अंदरूनी मामला है, उसको ये लोग देखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में तरीके से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, कम से कम ये मैं आपको। चलें, ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और बड़ी अहम गुफ्तगू उन्होंने की कि इस वक्त सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, और अगर किसी जगह पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना पड़ रहा है तो फिर पीटीआई को सबसे मुज़ाकरात करने पड़ेंगे मुल्क की खातिर। अब देखना यह है कि जो मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई के हालिया बयानात के बाद, अब जब पीटीआई और मौलाना साहब एक साथ बैठते हैं तो उसके बाद क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।